अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, ऐसा लगता है कि मुल्क भर में तो जो दर्जा हरारत है वो गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। और ऐसे में बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला था खैबर पख्तूनख्वा में, जो उसके नताइज थे, जो उसके बाद बहुत एक भारी भरकम उसका एक रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनी जमात के हवाले से, वो हमारे सामने है। अगला जो इसका मरहला है, अब बताया जा रहा है कि वो मोस्ट लाइकली मौखर हो चुका है, जो कि बाकायदा एक दरख्वास्त भी डाली गई थी। लेकिन ऐसे में राना शमीम साहब का जो मामला है वो भी एक मरतबा फिर सुर्खियों में है। और आज बिलखुसूस जबकि ये सामने बात आई है कि यूके के एक सोलिसिटर चार्ल्स गुथरी ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने रादर ये टेस्टिफाई किया है और एक तरह से दूसराहट की है कि राना शमीम साहब गहरे दोस्त हैं जनाब नवाज शरीफ के, और जो एफिडेविट उन्होंने लिखा है उसको दरअसल PMLN के ही ऑफिस में नोटराइज कराया गया है। इस पूरे एक इंकिशाफ के बाद से नाजरीन ऐसा मालूम होता है कि एक तरह से जो पिछले इल्जामात थे, जो हुकूमत कह रहे थे कि ये दरअसल ये ताने बाने इनके आपस में जुड़ते हैं, राना शमीम साहब के अपने साहबजादे जो कि एक पॉइंट पर उनको इस केस में रिप्रेजेंट भी कर रहे थे बतौर वकील, वो भी पीछे हट गए थे जब उन्होंने इसी किस्म की कुछ बातें और इसी किस्म के कुछ इंकिशाफात अपने इंटरव्यूज में किए थे। और उन्होंने ये बताया था कि जनाब राना शमीम बाकायदा रुकन रह चुके हैं PMLN के। फिर उसके बाद राना शमीम साहब ने ये चूज किया कि उनके बेटे उनको इस केस में रिप्रेजेंट ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला इस वक्त चल रहा है एज वी स्पीक। जैसे ही ये जो तमाम न्यूज़ रिपोर्ट है ये आई थी, बल्कि कंटेम्प्ट की हियरिंग चल रही है, क्योंकि इल्ज़ाम डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के हवाले से था कि उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी जनाब साकिब निसार की तरफ से, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, कि जनाब नवाज शरीफ और उनके खानदान को सजाएं दी जाएं और यकीनी बनाया जाए कि उनको सजाएं दें। तो ये तमाम मामला अब एक मरतबा फिर सुर्खियों में है, क्योंकि राना शमीम साहब के हवाले से एक दफ़ा फिर ये बात सामने आई है कि वो नोटराइज भी ये मामला जो है, ये पूरा एफिडेविट वो PMLN के ऑफिस में बैठकर उन्होंने ये किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो एफिडेविट था, पहले तो एक ऐसा मामला नजर आया जैसे वो एफिडेविट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, लेकिन फिर राना शमीम साहब ने जो डेडलाइन उनको दी गई थी उसके मुताबिक एफिडेविट जमा करा दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका जो कंटेंट है वो अगली जो सुनवाई है या अगली जो हियरिंग्स हैं इस मामले की, उनमें ज्यादा इसको रिवील करेंगे। खैर, इतना तो हो गया है कि एफिडेविट एग्जिस्ट करता है, तो राना शमीम साहब के बिहाफ पर ये एक पॉइंट है जो कि उनके हक में जाता है। लेकिन क्या इसको वाकई नोटराइज PMLN के ऑफिस में बैठकर कराया गया, और क्या वजह है कि 3 साल तक इस मामले पर चुप्पी साधी रही? फिर दूसरी बात नाजरीन हमें जो नजर आ रही है, और इस पे हमें काफी दिन से एक जो रुझान PMLN की तरफ से नजर आ रहा है, वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ जल्द ही वतन वापस आने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक बड़े स्ट्रेंथ के साथ वापस आने वाले हैं, क्योंकि जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनसे राब्ते दोबारा नवाज शरीफ साहब के बहाल हुए हैं। ऐसे में आज इस पूरे मामले पर वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने रद्द अमल दिया, और उन्होंने कहा कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर उनकी वापसी मुमकिन बनाई जाएगी। और वो यानी कि शेख रशीद साहब खुद अपनी जेब से टिकट के अखराजात भी नवाज शरीफ साहब को देने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता ये कि शायद नवाज शरीफ साहब को इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आई एम श्योर वो अपना टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो वापस क्या वाकई आ रहे हैं, या फिर जो वीज़ा की एक्सटेंशन थी या जो वीज़ा की दरख्वास्त थी जो कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगी हुई थी कि उनको दी जाए, बरतानवी हुकूमत को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वो टर्न डाउन हो गई है। इससे ये मामला जुड़ता है, क्योंकि हुकूमत कह रहे हैं कि दरअसल तो उनकी वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त टर्न डाउन हो गई है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं, और फिर उनकी जमात उनको एक सियासी रंग दे रहे हैं। ये मामला नाजरीन सामने है हमारे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने भी रिएक्ट करते हुए शेख रशीद साहब को और हुकूमत को अपनी फिक्र करने का मशवरा दे डाला। और रहमान मलिक साहब ने भी एक खासा इंटरेस्टिंग आज इस पूरे एक सिचुएशन पे बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत अपनी फिक्र करे और हुकूमत रोक नहीं सकती है कि अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत उनको रोकने की पोजीशन में नहीं है। रहमान मलिक साहब ये भी कहते हुए नजर आए कि ये जो तमाम मामला है ये किसी न किसी एक तूफान की आमद का अंदिया दे रहा है, और यकीनन दाल में कुछ काला है। ये बात रहमान मलिक साहब की तरफ से अगर आ रही है, तो क्या ये भी समझा जाए कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो एक सर्द जंग चल रही थी उसमें भी कुछ नरमी आई है, और शायद ये भी कुछ अपना यहाँ पर कुछ आइस मेल्टिंग नजर आई है, या फिर रहमान मलिक साहब का ये इनफरादी व्यू पॉइंट है? तमाम अमूर पे बात करेंगे कि क्या हकीकतन नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात के कोई रिन्यूड राब्ते चल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस टॉक में आज ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और क्लियर उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि सिविल मिलिट्री तनाव कोई
एग्जिस्ट नहीं करता है। तमाम अमूर पे बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए जनाब आमिर महमूद कियानी, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉम्पोजिशन ऑफ हिज पार्टी। वेलकम ऑन बोर्ड आमिर साहब, और आपको कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर अज्यूमिंग दिस चार्ज। बैरिस्टर जावेद अब्बासी नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप PMLN से। स्टॉलवर्ट हैं आप PMLN के, और वंस अगेन अ वेरी सीजन्ड पर्सपेक्टिव एंड वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपकी भी मौजूदगी और तशरीफ आवरी के लिए। यकीनन हम आप कानूनी एतबार से हमें मजीद बेहतर बता पाएंगे इन तमाम अमूर पे, बिलखुसूस राना शमीम साहब से जो मुंसलिक है। बैरिस्टर साहब, अगर मैं आप ही से बात का आगाज़ करूँ, क्योंकि जाहिर है ये जो कानूनी मामला है, थोड़ा आप मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा, नाजरीन की भी, और आई एम श्योर कि आमिर साहब विल ऑल्सो बेयर विद अस ऑन दिस, कि ये राना शमीम साहब का जो मामला और एफिडेविट, इसकी कानूनी हैसियत कितना आप समझते हैं इससे आपकी जमात को लेवरेज मिल पाएगा? और अगर अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नोटराइज भी कराया गया है वो नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में कराया गया है, और वो फास्ट फ्रेंड है जनाब नवाज शरीफ साहब के, जो कि उनके बेटे भी एक तरह से इस बात की एक गवाही दे चुके हैं, तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट या इसकी क्या फिर लीगल पोजीशन रह जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने अपने इंट्रो में खुद भी बता दिया नाजरीन को कि वो मामला सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की हुई है। उसमें उन्होंने राना शमीम साहब को बुलाया था, उनसे पूछा गया कि ये एफिडेविट आपका है, तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट मेरा है। उन्होंने इस एफिडेविट को ऑन कर दिया। फिर अदालत ने हुक्म किया कि आप एफिडेविट पेश करें, तो उन्होंने कहा कि मेरा एफिडेविट जो है मैंने किसी को पब्लिक करने की इजाज़त नहीं दी थी, ना मैंने इसे पब्लिक किया है, वो मैंने लिख के रखा हुआ था और वो मेरे पास महफूज है और मेरे सामने लॉ के पास है लंदन में। अदालत के हुक्म पर वो एफिडेविट अदालत में पहुंच गया है। नेक्स्ट जो भी डेट ऑफ हियरिंग है उस पर उसे वकला और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की मौजूदगी में अदालत ने फैसला किया कि खोला जाएगा। मसला क्या है? मसला नहीं है कि ये कोई PML ने बनवाया है या इससे PML को फ़ायदा होगा, या हमने अपने केसेस के साथ लगा दिया है, या हमने उस एफिडेविट को इस्तेमाल करके कहा कि हमारा केस छोड़ दिया जाए। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि हमें ताने दिए गए कि आप इसे अपने केस के साथ लगाएं। वो एक चीफ जज थे। चीफ जज का मतलब यही होता है कि जिस तरह चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का होता है, ये पोजीशन थी उनकी जब वो नौकरी में थे। साकिब निसार साहब उनके पास तशरीफ लेके गए। साकिब निसार साहब ने उनकी मौजूदगी में बकौल राना शमीम साहब की जो एफिडेविट है कि उन्होंने हिदायत दी है और कहा है कि इनको हमने सजा देनी है और केस पे इन्फ्लुएंस करें। और ये मामला किसी एक सियासी जमात का नहीं है, ये किसी एक फर्द का मामला नहीं है। ये सारे मामला जुड़े हुए पाकिस्तान की जो इलेक्शन था उसके साथ। ये इसके नतीजे में पाकिस्तान के मामला इलेक्शन चोरी हुए इससे ये। और फिर सबसे बड़ी एलिगेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ थी, साकिब निसार साहब के साथ खिलाफ नहीं थी, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मतलब ये एलिगेशन है। और फिर एक सिटिंग जज के मतलब भी कहा गया जो अभी भी मौजूद है। अब इतने सीरियस बात है और राना साहब समझते भी हैं, या तो अदालत में आते और कहते कि ये तो बैरिस्टर साहब अंडरस्टूड है, बात की सीरियसनेस से भी कोई इनकार नहीं है। आपने उसका एक दफा फिर से हमारी एक मेमोरी के लिए आपने दोबारा एक बताया है हमें कि क्या उसके कंटेंट्स हैं जो अभी तक एटलीस्ट सामने आए हैं। वो कंटेंट क्या आया वही है जो असली एफिडेविट में है, ये देखने वाली बात है जब वो इसको खोलेंगे। उन्होंने कहा है। और साथ जो आपने अभी ज़मीनी सवाल ये भी पूछा था, देखिए ये डॉक्यूमेंट उनका है, वो इसको ऑन करते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी मौजूदगी में ये काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जुडिशरी के लिए, जजेस साहिबान के लिए, इस मुल्क की आला अदालतें और उनके चीफ जस्टिस साहब पे ये एक उन्हें एलिगेशन नहीं, वो तो कहते हैं कि सच है। अब ये मामला अदालत के पास है कि क्या किसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियारात आइन देता है कि वो जजेस को इस तरह शाम को बुलाकर हुक्म दें। करेक्ट बिल्कुल सूरत आप फैसला करें। ये मामला अफरादों का लेकिन नहीं है। सर अगर ये भी बात सामने आ जाए, मुल्क में इंसाफ देने वालों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जावेद साहब, अगर ये भी बात सामने आ जाए कि बाकायदा जाती दोस्ती रही है राना शमीम साहब की और वो रुकन रह चुके हैं PMLN के, तो इस पे फिर आपको नहीं लगता कि इसकी जो एक इसकी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान हो सकता है कि हो सकता है उन्होंने अपनी दोस्ती में या अपनी पार्टी एक एफिलिएशन की वजह से इस तरह का टेस्टिमोनियल दिया हो? आमिर कियानी साहब भी हैं, वकील भी हैं, पिंडी सिंह का तल्लक है, मैं खुद भी वकील हूँ। मैं बेशुमार जजेस साहिबान को जानता हूँ
जो अपने जब तक वो जजेस एलिवेट नहीं हुए थे वो किसी न किसी सियासी जमात से उनका तल्लुक रहा है, होता है। कोई वकील ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसका किसी न किसी सियासी जमात के साथ जब तक उसकी एलिवेशन नहीं होती, जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, उस वक्त वो किसी न किसी सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी होती है। कोई बहुत एक्टिव होते हैं, कोई एक्टिव नहीं होती। ये कोई जुर्म नहीं है। अगर किसी ने जुर्म किया है और एक आदमी खुद एफिडेविट देता है और उस पर खड़ा होता है और कहता है मेरे सामने है कि मैंने ये काम किया है, तो इसमें तो गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसमें तो ये सारी टेस्ट किसने किया है, टाइम क्या था, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। बातें वो है कि उसके कंटेंट से पाते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं उसका बड़ा खौफनाक नतीजा। ठीक है, यानी कि आपका जो जवाब है वो कैटेगोरिकली क्लियर है कि इस पे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो दोस्ती उनकी है या नहीं है, या वो पार्टी से मुंसलिक है या नहीं है। जब उन्होंने एक चीज बता दी है, टेस्टिफाई किया है किसी चीज के लिए, तो दैट स्टेज इंटैक्ट। आमिर साहब, एक जुमला कह दूं फिर आमिर साहब के पास आप जाए। जी जी। आमिर साहब जानते हैं कि एक होती है स्टेटमेंट, एक होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एफिडेविट लीगल डॉक्यूमेंट है। जी जी, यस यस, दैट होल्ड्स ट्रू। सही। उसके पास अगर वो उन्होंने का झूठा साबित हो जाए फिर उनके लिए भी वो सजा होनी चाहिए। वो बहुत बड़ा जुर्म है उनके लिए भी, ये कोई आसान काम नहीं है। एक होती है कि मैं अखबारी बयान दे दूं, एक होती है मैं स्टेटमेंट दे दूं, वो नहीं है। ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है और जिसको उन्होंने ऑन किया है उसके बाद बाकी सारी बहस खत्म हो जाती है। आमिर साहब, आप जैसे जावेद साहब जैसे लर्नड लॉयर्स हैं, तो आपकी प्रेजेंस से मुस्तफीद होते हुए ये बात तो दुरुस्त है कि राना शमीम साहब जो कि खुद भी एक कानूनदान है, अगर वो भी इसके रेपरकशंस जानते हैं कि ये कितनी सीरियस संगीन बात है कि अगर वो एफिडेविट में कोई चीज़ हल्फ देकर कुछ गलत बयानी करें या कुछ झूठ बोलें, दोस्ती हो या ना हो। जी देखें, बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि ये मुतनाज़ा बना दिया है इन्होंने खुद ही। असूलन तो ये था कि अगर इनको ये कंसर्न थे, इट शुड, देखें टाइम मैटर करता है, इवन एफआईआर कटाने में टाइम मैटर करता है, इवन कोई बयान हल्फी देने में टाइम मैटर करता है। और ये जो उन्होंने कहा ये जुडिशल सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली जो अपॉइंटमेंट है ना चीफ जज की, वो गवर्नमेंट लेवल पे होती है, जो आपका लीगल प्रोसीजर उसके थ्रू नहीं होती। और सेकेंडली इन्होंने ये देखिए, एक अगर इतनी बड़ी एलिगेशन, देखें एंड ऑफ द डे जावेद साहब ने जो बात की, भाई साहब ने, कि ये जो उन्होंने एफिडेविट दिया है वो उसमें जो लिखा है इस तरह वो लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल सही है। ये तो एक चीज़ है, इनिशियल चीज़ है जो उन्होंने कहा है। इसकी जस्टिफिकेशन या इसकी हैसियत या इसमें सच्चाई जो है ना वो तो बाद में डिटरमिन होगी, क्योंकि ये सब जुडिशल केस है। और दूसरी बात है कि ये देखिए, अगर ये इन्होंने ये करना था और ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज और उसके बेनिफिशरीज कौन है ये भी देखना पड़ेगा ना, कि इस मौके पे करना और उसकी अफादियत या उसको बेनिफिट्स किसको जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर उसी को जा रहे हैं जिसने अपने ऑफिस में बिठा के ये एफिडेविट लगवा दिया, तो ये ऑब्वियसली इसकी जो हैसियत है वो बहुत कम हो जाती है। कि आपने एक जगह पे आप, इनके बेटा खुद कह रहा था जी कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो आइंदा पीएम नून के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं और उनको कहा गया है कि आपको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, आपको इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और यहाँ पे जो आमिर साहब, क्या लीगली भी इसकी हैसियत कम हो जाती है? क्योंकि जावेद साहब इज ऑफ द व्यू कि लीगली कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए लीगली पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। देखें ये जब डिबेट होती है, जब वकला दोनों सामने आते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क बनेगा, इट विल बी ए क्वेश्चन मार्क कि आपने, अगर आपका क्या इसके मोटिव क्या था, आज 3 साल बाद क्यों दिया, मोटिव क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करी थी। कोई ना तो रीजन होगा ना कि जो 3 साल बाद दिया गया है। तो ऐसे नहीं होता अदालतों में कि आपने, अगर किसी ने एफिडेविट तो अनफॉर्चुनेटली भाई साहब विल बेट मी आउट, कि एफिडेविट तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हर केस की हर अदालत में हर फाइल में लगे हुए हैं। ये अगर कहें कि नहीं लगे, हर में लगे हैं। दोनों पार्टीज आती हैं और दोनों ही एफिडेविट लगाते हैं और लगाने पड़ते हैं। अब ये सोचें कि अगर जो केस हारता है उसका भी एफिडेविट लगा होता है, जो केस जीता है उसका भी एफिडेविट लगा होता है। एफिडेविट तो हर केस और हर फाइल में। सो इसकी कोई इतनी, अगर जब तक वो उसकी एथेंटिसिटी नहीं इस्टेब्लिश होती तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ओवरऑल उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि आप वहीं जाकर मियाँ साहब को बेल आउट करने के लिए, एक्चुअली तो ये बेनिफिशरी कौन है कि जब ये सारा किया गया है कि केस वीक करने की कोशिश की गई है, मरियम साहिबा को एडजमेंट लेने की कोशिश की गई है जो 16 दफ़ा वो ले चुकी, और इसी किस्म के जो बेनिफिट्स हैं लीगल वो लिए जा रहे हैं। इस एफिडेविट को तो मैं समझता हूं कि पहले तो उनका बहुत बड़ा सवाल है कि वाई नाउ, ठीक है जी। और फिर अब ये भी स्टेब्लिश हो गया कि आपने उनके दफ्तरों में बैठ के बनाया है।
तो देखिए, आपको पहले तो अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। आप क्रेडिबल, अगर हाँ आप वहीं अमेरिका रह रहे थे, अमेरिका से बना के कहते चलो मेरे ज़मीन पे अब बोझ पड़ गया है तो मैं इसको देना चाहता हूँ, तो क्या पता यही जवाब हो आपके वाई नाउ का कि अब उनको फील हुआ हो कि नहीं ये नहीं, नवाज उनके शरीफ के पास conscience पर जाके बोझ ये है। देखें, ये इसका फिर मैंने कहा इस एफिडेविट का सारा जो 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 फैक्ट्रीज हैं और जो नहीं है वो तो वही हैं जिनके घर बैठ के बनाया गया। देखिए ना, लिंकेज करनी पड़ती है। देखिए, आप मर्डर में भी आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ता है कि उसकी रीजनिंग क्या है, ठीक है, और इसी तरह हर केस में करना पड़ता है। द प्रॉब्लम इज कि ये इतना कंट्रोवर्शियल ऑलरेडी शमीम साहब ने कर दिया, और जज की जो उन्होंने बात की, ये गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ ने की हुई है, ये कोई जुडिशल सिस्टम के तहत नहीं अपॉइंट होता है चीफ जज। तो ये बेनिफिट्स और बेनिफिट्स ही हैं खैर, लेकिन मेरा से पॉइंट ये है, अगर ये कतरी खाती ना बन जाए, जो कि वो भी दोस्त थे ये भी दोस्त हैं, वो कतरी खत के भी जो हालात थे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में, और आज इस खत भी के एफिडेविट के भी वही हालात बन जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर ये होना था तो लेकिन आमिर साहब, एफिडेविट एग्जिस्ट जरूर करता है, क्योंकि देखिए, initially आपकी तरफ से ये भी तासुर दिया जा रहा था कि है ही नहीं एफिडेविट। देखें जब राणा साहब ने कहा था कि वो लंदन पड़ा है, नहीं, ये मंगवाना नहीं पड़ेगा। कहा गया था, ये कहा गया था कि आप लेके आए। और दूसरी बात देखें, एफिडेविट को मुझे नहीं समझ आई लोगों ने क्या बना दिया। एफिडेविट कोई सहीफा तो नहीं आया हुआ, एफिडेविट तो एक बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है कि मैं समझता हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बयान अल्फी है ना, कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, ठीक है, तो इट इज इन एवरी फाइल ऑफ द फिर ये केस। रिलेटिव टर्म हो गई, ठीक हाँ है, जी। राइट जावेद साहब, ये वैसे बात है कि वो भी एक रिलेटिव टर्म हो गई ना, क्योंकि वो तो अपने नॉलेज में कह रहे हैं कि टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज उन्होंने जो बात टेस्टिफाई की है वो ठीक है। अगर वो गलत होती है तो उसके लिए कोई खास रेपरकशंस शायद ना हो उनके लिए, और एडजर्नमेंट ढूंढी जा रही है। दरअसल ये भी एक पीटीआई की तरफ से बार बार बात की जा रही है। फिर मरियम नवाज साहिबा अपने केसेस में क्यों बार बार एडजर्नमेंट तलाश कर रही है कि एफिडेविट वाला केस और ये अपना केस पैरेलल चलाए? मेरा ख्याल है ये कियानी साहब ने भी इसमें ट्विस्ट दिया है, और आपने जो सवाल किया है वो भी, मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि करेक्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्रेज ठीक नहीं हुआ। इसके दो वजह हैं कि एफिडेविट मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इस एफिडेविट को ना अदालत में ले गई है, ना अपने केसेस के साथ लगाया है, ना इसको ऑन किया है, कोई तल्ले कमाना इसके साथ नहीं अभी तक। ये बिल्कुल झूठ है, गलत बयानी है कि हमने किसी केस में अभी तक इस बात पर जिक्र भी किया हो अपने किसी केसेस में, और ना हमने ऑन किया, ना हमारे एफिडेविट से कोई तल्ले है। तो ये तो मेहरबानी करके नाजरीन को समझने दें कि ये अगर हम अपने केसेस में इस्तेमाल करते तो जो कियानी साहब का आर्गूमेंट है वो इस्तेमाल सर यू आर राइट, लेकिन फिर आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ना कि वो बात सही है। जरा मेहरबानी करके मुझे सुन तो ले। जी जी, फिर तो हम बेनिफिशरी होते, हमें फायदा होता, हम फायदे के लिए कर रहे होते, तो आप क्या देते कि ये इसलिए आपने बनवाया कि इसका फायदा आपको होगा। हम किसी केस में अभी तक नहीं लेके क्यों नहीं गए? इसलिए कि यही बात जो भी आप कह रहे हैं, यही इल्जाम जो है सारी कौम ने और इन लोगों ने लगाना था। ये इल्जाम हमारा नहीं है, ये इल्जाम हमारे ऊपर नहीं लगा, ये इल्जाम किसी और के ऊपर नहीं लगा। ये आप जरा फिर देखें। और जो कियानी साहब ये बात कर रहे हैं कि ये एफिडेविट जो है ये वो एफिडेविट नहीं है जिसकी कियानी साहब जिक्र करते हैं। ये उन्होंने कहा है कि मैं अनोथ कहता हूं कि जो मैंने कहा है वो सच है। अनोथ जब आप लेते हैं और अगर आप झूठा साबित हो जाए तो उसकी बड़ी सजा है। मेरा ख्याल है कि कियानी साहब ने इस मामले को एविडेंस एक्ट में नीचे नहीं देखा, इसको मेहरबानी करके इनको किसी और को लेंगे बताएं। और अगर वो अदालत में आके कहता है इसका एक एक कंटेंट जो था उसको मैं ऑन करता हूं, वो कहता क्या है? वो कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया है साकिब निसार के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। ये मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, हमें बिल्कुल छोड़ दें। ये हमारा केस नहीं है, ये हमारे ऊपर नहीं है, ना ही हमने उन्हें कहा दें, ना ही हम इसको कभी अपने हाथ में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया इस मुल्क की जुडिशियल हिस्ट्री के ऊपर, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के ऊपर। बिल्कुल सर, मैं दोनों आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। ये जुडिशरी पे इल्जाम है और जुडिशरी ने अपने ऊपर ये इल्जाम क्लियर करने के लिए इसीलिए तो उन्होंने कंटेम्प्ट हियरिंग चलाई हुई है। लेकिन आपके ऊपर भी तो, आप भी तो बेनिफिशियरी है ना सर। अगर ये बिल्कुल नहीं है बेनिफिशियरी। क्यों सर? अगर ये सही बात साबित हो गई तो ये आप बेनिफिशियरी हैं कि सजाएं गलत हुई थी, दरअसल तो प्रेशराइज करके सजाएं दी गई थी। मोना साहिबा, अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में भी तौबा कर ले, गुनाह को छोड़ दे, माफी मांग ले अल्लाह से, तो क्या आप ये इल्जाम उस पर लगाना शुरू कर देंगे कि नहीं इसकी तौबा कबूल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसने पुराने गुनाह थे? अगर किसी ने किसी लेवल पर भी आके सच कहा है और कौम के सामने सच लेके आया है और वो खड़ा है और वो जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया वो जिंदा है,
उसको कहा चाहिए ना कि जी फेयर इनफ, आई होल्ड दैट। जावेद साहब सही है, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आमिर साहब को भी यही अर्ज किया कि हो सकता है उनके कंसाइंस ने अब बोला हो ना, इसलिए इनके वाई नाउ का हो सकता है ये जवाब हो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो सच है तो फिर आप अपने केसेस में क्यों अटैच नहीं कर रहे हैं? जैसे आप खुद अभी कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली, इसलिए नहीं कर रहे कि ये डिटरमिन करने का मामला है जो अदालत इसके अभी डिटरमिन कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम अपना केस इस जरिए से नहीं हासिल करना चाहते, हमारे झूठे केसेस हैं, हमें एफिडेविट की जरूरत नहीं है, हमें जाली एफिडेविट हो या असली एफिडेविट हो, हम अपने केसेस से मदद करने के लिए, ये सारे लोग यही बात कहते कि ये एफिडेविट बनवाया इन्होंने इसीलिए था, ये शमीम साहब को लेके इसीलिए आए। शमीम साहब ने अदालत में कहा है कि मैंने ये एफिडेविट किसी अखबार को नहीं दिया था, अदालत में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरा एफिडेविट तो मैंने लिखा है और मैंने सील करवा दिया है, ये मामला डिटरमिन हो रहा है, हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है, हम किसी अदालत में अभी तक इसको नहीं ले गए, ना ले जाएंगे, इसलिए कि हम साबित करेंगे कि हमारे केसेस झूठे और हमारे इस एफिडेविट से कोई तल्लुक नहीं। हाँ, अगर ये एफिडेविट सच्चा है, डिटरमिन होता है, वो आदमी इस एफिडेविट पर खड़ा है और दूसरा आदमी भागा हुआ है जो सामने नहीं आ रहा, जिस पर इल्जाम लगा हुआ है, ये सच साबित करता है कि वो आदमी जिसके ऊपर इल्जाम लगाया उसमें इतनी तो जरूरत अखलाकी हो कि वो अदालत में आकर साबित करें कि यही सर, यही मेरा अर्ज है कि अगर आप समझते हैं कि सच बोला है तो फिर आप उसको अटैच करें। और आमिर साहब ये आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अदालत क्यों नहीं करती, ये अदालत के ऊपर इल्जाम, अदालत के ऊपर है सर, वो तो चला रहे हैं ना कंटेम्प्ट, इसीलिए चला रहे हैं, वो तो एक चल रही है चीज, सब जुडिस है, वो करेंगे, क्लियर करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, दूध का तो पानी का होगा। मैंने तो आमिर साहब पे इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो नहीं कहा कि पीटीआई ने काम किया है, ना ही शमीम साहब ने पीटीआई पे इल्जाम लगाया। सही, फेयर इनफ, सही, ठीक है, साकिब निसार के पीछे क्यों छुप रहे हैं? बिल्कुल आपने इल्जाम नहीं लगाया, वो एक अलग बात है, मैं बिल्कुल, हम बात ये कर रहे हैं कि फिर व्हाई नॉट टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, जो आपका राइट है, अगर ये सच है तो फिर ये आपका राइट है कि आप इससे फायदा लें। जी आमिर साहब, देखें ये अब्बासी साहब, ये मामला मुल्क की अदालती निजाम के ऊपर बड़ा क्वेश्चन है। देखें मेरे भाई हैं जावेद साहब, बात है प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं लगा सकते, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, सच नहीं है, ये इस्तेमाल करेंगे। देखें ये प्लान देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है कि ये अभी उस बंदे को जो कि नवाज शरीफ के दफ्तर में दाखिल हुआ और उसका ज़मीर का कोई चीज़ ऐसी लगी हुई थी, कोई ऐसा आला था जिसने ज़मीर को जगा दिया और वो साहब जाके दफ्तर जाके उन्होंने एफिडेविट लिख दिया। ये एफिडेविट अभी नहीं लगा सकते, ही नोज़ वेरी वेल। ये एक्चुअली एक गेम प्लान है कि जब हम पहले तो ये जाएं, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर तो ये सक्सेसफुल होता है तो इनको बेनिफिट है। अभी इनका आना तो कोई भी सियासी आदमी ये हरकत नहीं कर सकता कि उसका बयान हल्फी ये कह रहे हैं कि नहीं लगा ही नहीं सकते, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं लगा सकता। ये लगेगा तब जब ये समझते हैं कि ये अगर वहां पे एक्सेप्टेबल हो गया या उसकी एथेंटिसिटी होगी, अप्रूव हो गया, लगाएंगे। फिर अभी मुझे बताएं अभी क्यों लगाएंगे? तो क्या ये कोई पागल है, कोई दिमाग खराब है? ये नॉर्मल लोग हैं और ये बेचारा वो जो साहब हैं वो अभी जो लगा बैठे हैं वहां पे, जब लंदन में सर्दी की वजह से जिनका ज़मीर जगा है वो उन्होंने बना दिया है और उन्होंने लगा दिया है। अभी तो ये चलना है, इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा बयान अल्फी हमेशा ऐसे ही होता है, बयान अल्फी दोनों जमातें थी, वो कहते हैं बयान की वो ओथ पे हमेशा बयान अल्फी होता ही ओथ पे है, ओथ के बगैर तो कोई बयान अल्फी होता ही नहीं है। ये स्टैम्प पेपर। लेकिन आमिर साहब एक बात है ना, ये जो आप अभी फरमा रहे हैं ये भी तो मफरूजा हुआ ना, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि इन्होंने अपने ऑफिस में बैठ कर लिखवाया है तो फिर ये क्यों इंतजार कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं, दोनों तरफ के आर्गुमेंट है ना। नहीं, आप बिल्कुल, फिर इनको तो पता है कि 100% हमारे सामने उसने लिखा है। ये बात तो है ही नहीं है, आप समझी नहीं है, आप गलत उसको ले रही हैं। वजह बनाया तो ठीक है, हम तो ये कह नहीं रहे कि नहीं बनवाया, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने नहीं लिखा, हम तो ये कह नहीं रहे, वो भी उनको भी पता है, बाद में उसकी नहीं कह रहा मैं, तो उसकी कोर्ट में उसकी जब उसकी परस्तिश होगी और वो स्टैब्लिश होगा तब की बात कर रहा हूं। आप तो चलेगी, हम तो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने बनवाया नहीं, हम तो कहते हैं उन्होंने देखा भी, उन्होंने बनवाया भी, उनको सदारती वो तोहफा देने का भी वादा किया, सब ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूं जो कोर्ट, जब ये वैलिड तो तब होगा ना जब कोर्ट इसको टेस्ट करेगी कि हाँ इस केस में ये रिजल्ट निकला है, देन दे आर द बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज दोज पीपल जो उसके बाद इससे मुस्तफीद होंगे। ये कैसे नजरअंदाज आप कर सकते हैं कि इसके बेनिफिट, अच्छा वो एस्टैब्लिश करना क्या चाहते हैं बाय द वे, सिर्फ इस केस का हवाला देके क्यों एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? बिकॉज दे आर द बेनिफिशियरीज एंड दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। तो इसमें दूसरी तो राय कोई नहीं है। ठीक है, यानी सही है, ये भी उनका भी राइट है कि वो पहले वेट कर ले ये हाई कोर्ट का केस कहां जाता है, बिल्कुल, और फिर जब उनके हक में अगर ऐसी चीज होती है तो दे विल अटैच इट टू देयर केसेस। लेकिन आमिर साहब को कहें मेहरबानी करके साकिब निसार साहब को हिम्मत दें, उन्हें कहें वो मैं तो
आपकी शमीम साहब को हुकूमतों में झूठा सारे साबित लोग आए करें, थे, गलत साबित करें, आपकी हुकूमतों में बड़ी लगे अच्छी थे बात सारे होगी। लोग, हमने तो कोई बंदा भी नहीं हाँ। लगाया। लेकिन आमिर साहब ये भी बात है ना कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी अब कहा जा रहा है, और अब आप लोग उसके ऊपर फिर इंसिस्ट कर रहे हैं कि दरअसल तो वीजा उनकी जो एक्सटेंशन है वो दरख्वास्त टर्न डाउन हो गई है, इसलिए वो आ रहे हैं, सियासी रंग हमने दिया तो जा कोई रहा है। ऐसी बात नहीं की, हम तो कहते हैं आ जाएं। शहबाज गिल मैं साहब तो कह रहे हैं, देखिए सर, यही तो देखिए कह रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, एज आप जो भी समझ लें, हम तो ये कहते हैं कि उनको आना चाहिए, उनको केसेस फेस करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कमिटमेंट करके गए थे कोर्ट्स के साथ, आप अगर कोर्ट्स की इतना एहतराम भी है तो आपने कमिटमेंट किया ना कोर्ट से, यू नीड टू कम बैक, फेस योर केसेस, गेट फ्री फ्रॉम वट एवर यू द ब्लेम्स आर, और आप आ जाएं। किस देखिए इल्ज़ाम भी लगते हैं, उनके साथ उनको फेस भी करना पड़ता है, ये कल्चर भी है, अनफॉर्चुनेटली इधर होता भी है। हम तो ये नहीं कह रहे, हम कहते हैं आप आएँ, हम कोई रीजनिंग नहीं देना चाहते। शेख रशीद साहब ने जैसे कहा है, खैर मैं अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन टिकट वाली बात तो मैं खैर उनसे वो नहीं बात करना चाहता, लेकिन उनको आना चाहिए। उनको टिकट की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नहीं नहीं, वही माशाल्लाह मैं खुद कह रहा हूं, अफोर्ड मैं कर देखिए सकते हैं अपना इस टिकट। लेवल की बात मैं करूंगा भी नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब आप कि आपको बेल्स भी नहीं कोर्ट से मिली, जब आपको और आपके बच्चों को या आपकी फैमिली को, आल औलाद को इसी से बेनिफिट भी हुआ, लेकिन तो वो come and face इम्प्रेशन the courts. Why not? इम्प्रेशन ये है आमिर साहब, जो उनकी जमात की तरफ से बाय एंड लार्ज इस वक्त आ रहा है, और अयाज सादिक साहब भी कह रहे हैं कि मेरी मुस्कुराहटें बता रही हैं कि कुछ होने वाला है, कि यू नो वो देर इन अ कंफर्टेबल प्लेस नाउ, और अब उनके देखिए, कुछ राब्ते हैं। मुस्कुराहटें तो उनकी तब भी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ 2-3 फैसले किए थे, तब भी वो खुशबाश थे, मिठाइयाँ बांटते थे, उसके बाद फिर नाराज हो गए। मुस्कुराहटों पे ना जाएं, रियलिटी पे जाएं। ये सिर्फ परसेप्शंस की बात नहीं है, इट्स द रियलिटी। क्या है रियलिटी? ये है दे शुड कम बैक, और क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया है। नवाज शरीफ, अगर ये बात होती अदालतों से इतना खतरा होता तो मरियम भी आज बाहरी है ना, बगैर बेलों पे चल रही हैं, शहबाज शरीफ भी बेलों पे चल रहे हैं, हमजा भी बेलों पे चल रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि ही शुड आल्सो कम बैक। और वैसे ये भी बात रिकॉर्ड की है सर कि पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है कि नवाज शरीफ साहब पहले भी नाअहल रह चुके हैं, फिर वो चीजें रिवर्स भी हुई हैं। उनके ऊपर बड़ा संगीन हाईजैकिंग केस भी था जहाज का, रिवर्सल तो हुआ है ना केसेस का। देखें, आमिर साहब, जो मर्जी हो जाए, मैं कह रहा हूं कि क्या मुश्किल है ये, बल्कि आपने फेवर की बात कर दी कि अगर ये सब कुछ हुआ है और उन्होंने फेस किया तो आए। मैं चाहता हूं कि हम, यही तो मेरा अर्ज है कि ये हो सकता है दोबारा करें। लेकिन जो मुस्कुराहटों की बात कर रही है ना, वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब अभी फिलहाल कोई इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके केसेस में जो आप अभी आजकल आप रिपोर्ट्स देख रही हैं, जिस तरह फंड आए गए हैं, मैं समझता हूँ कि मैं उस चीज़ पे जानना नहीं चाहता। कोर्ट में केस लगा हुआ है, कोर्ट में उन्होंने हाजिर होना है, कोर्ट में आए, फेस करें। कौन को भी पता लगे कि हम अगर फेस कर रहे हैं तो बड़े लीडर भी फेस करें। जावेद साहब, ये बात तो रिकॉर्ड की है कि इस तरह की चीजें रिवर्स हुई हैं। मैं आमिर साहब से इसलिए ये अर्ज कर रही थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी जब ये मीटिंग हुई है और जब तहलील हुई हैं तमाम तंजीमें, तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि ये मुमकिन ही नहीं है कि सजाएं सारी एक्सक्यूज हो जाएं और फिर चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए रास्ता इनको दिया जाए। देखिए, इमरान खान साहब की तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को उनका बस चले, तो ना वो सिर्फ जेल में रखे, बल्कि वो तो समझते हैं कि बस कोई और लीडर ना हो, मैं अकेला लीडर हूँ। ये तो उनकी ख्वाहिश का इजहार उन्होंने काफ़ी किया है। ना ही इंसाफ हमने इमरान खान साहब से मांगना है, ना ही वो इंसाफ, वो जाहिर है वो तो कोर्ट से रखा है ना, अदालतों ने रखा है, ये जेलों मैं में या जो भी कहता व्हाटएवर हूं, द केस। हम अदालत के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ये बात कह रही है, और सारी सिविल सोसाइटीज कह रही हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि जिस केस में मियां साहब को उम्र के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए नाअहली जो हुई है, अहल की है, वो गलत है। वो किसी भी दुनिया की अदालतों में इस तरह केसेस नहीं होते। आप किसी को उम्र भर के लिए नाअहल नहीं कर सकते। ये तमाम बार एसोसिएशन का, तमाम लीगल फ्रेटर्निटी का ये एक व्यू है। वो ये मामला लेकर अदालत में जरूर जाएंगे, अदालत के सामने ये मामला रखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अख्तियार है कि वो किसी भी पुरानी जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, किसी नई जजमेंट में उसका हवाला देकर उसे सस्पेंड कर सकते हैं। ये अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। जी बिलाशुबा जिस जावेद साहब, लेकिन बात ये है कि अब क्यों, क्योंकि 2017 में हुई थी नाअहली, तो ये कोई वक्त का इंतजार था, या अब ये बातें क्यों की जा रही हैं? ये तो आप पहले ही रिव्यू पिटीशन डाल देते, या वो जो बार्स हैं जो कह रही हैं उनकी तरफ से जो भी कोई एफिलिएशन रखने वाला है वो डाल सकता था पहले भी। जी, रिव्यू पिटीशन जो थी वो तो जरूर डाली थी, वो तो टाइम होता है उसको डालने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो इंसाफ मांगने का अख्तियार हमें हासिल है, पाकिस्तान की आवाम को हासिल है, सियासी जमातों को हासिल है, लीडरों को हासिल है। इस पर तो किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए ना। ये कौन डिटरमिन कर सकता है कि हमने कब जाना है? जावेद साहब, हमें कोई इस पे एतराज नहीं है। ये अख्तियार तो हमारा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हमारी एप्लीकेशन जाएगी
आमिर साहब से यही सर अर्ज है कि वाई नाउ, अब क्यों जा रही है? इससे पहले चली जाती, 2017 से लेके 2021 तक का इंतजार क्यों किया गया? पाकिस्तान बार कौंसिल से मेहरबानी करके अगर उनके आप किसी प्रेसिडेंट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार प्रेसिडेंट से अगर आप पूछें तो आप बेहतर जवाब देंगे कि वो अभी क्यों जा रहे हैं, क्यों उन्होंने ये फैसला किया है। ये जो आसमान जहांगीर साहब का जो रेफरेंस हुआ था उसमें भी इस तरह की बातें हुई थी। सारी सियासी जमातें, सारी सिविल सोसाइटी, सारे वकला, सारे दानश्वर ये समझते हैं कि ये केस गलत है, उम्र बार किसी की भी नाअहली जो है वो ठीक नहीं है। ये एक व्यू है इस कौम के सारे इंस्टीट्यूशन का और लोगों का। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सारे लेके जाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको लार्जर बेंच बना सकती है, इस पर डिस्कशन कर सकती है, इसमें सियासी जमातों को बुला सकती है, इसमें फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट्स को बुलाया जा सकता है, व्यू लिया जा सकता है कि हमें क्या फैसला करना चाहिए। और ये अख्तियारात उनके पास है। अदालतों में जाने के लिए टाइम की पाबंदी नहीं है कि आप नहीं वो तो नहीं है, बिल्कुल कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन बस मेरा यही अर्थ था कि अगर पहले चीज हो सकती थी रिवर्स तो फिर अब क्यों नहीं? आप ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं उनके बाहर से किसी से पूछूं, लेकिन आपकी जमात से भी तो ये तासुर आ रहा है कि राब्ते हो रहे हैं, मुस्कुराहटें बता रही हैं, तो फिर वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, फिर वो नहीं आपको लगता कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर राब्ते कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब वहां बैठ के? नहीं, राब्ते नहीं। जब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में अबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त हुई है इस जमात के अंदर, जो ये सबसे कह रहे थे कि हमारा बेस है, हम वहां मजबूत हैं, हमने बड़े काम किए हुए हैं, हमने यहाँ निजाम ठीक किया है, आपने देखा कि इनका क्या असर हुआ है। जिन लोग इनकी सपोर्ट कर रहे थे किसी तरह, जो लोग इनको रखा हुआ था, वो लोग अब कह रहे हैं कि ये गलती हो गई है, ये मुल्क चल नहीं रहा, इकानमी डूब रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों से आपकी मुराद वही है ना, यू मीन द पावर कॉरिडोर, सब आप यही कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप नहीं चाहते या कि लोग आवाम की किस्मत चेंज हो। अब जब इतने बड़े मसाइल पाकिस्तान के ये हल नहीं कर सके और कोई वादा पूरा नहीं कर सके, और IMF के पास सिलेंडर कर दिया गया है, पाकिस्तान की सालमियत उनके पास गिरवी रख दी गई है, उस वक्त अब फैसला हो गया है कि अब इस हुकूमत का चलना इस मुल्क के लिए मुश्किल होगा। दो लोग नहीं रह सकते, या हुकूमत रह गई या गरीब। ये किसने किया सर? यही मेरा अर्ज है कि ये आपके आवाम का फैसला है, या ये जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों को नजर आ रहा है, तो वही बात है ना, फिर वोट को इज्जत तो नहीं मिली, फिर तो ये इंटरवेंशन हो रही है। उन लोगों से मुराद मेरी सुन लेना। जी जी। जो जमातें इनके साथ इनकी इत्तेहादी थी, कुछ लोग इनके साथ शामिल हुए थे, कुछ लोगों को शामिल किया गया था, वो सारे लोग अब इनसे हट चुके हैं अंदर से। इत्तेहादियों से आपकी मुराद है? सब हट गए। अब एक बहुत बड़ा क्योस है इस वक्त उन लोगों ने, क्योंकि वो लोग हल्कों में नहीं जा सकते। ये बलदियाती इंतखाब में उन्होंने अशर देख लिया है। अगर वो इनके साथ जुड़े रहे, अगर उन्होंने इनका साथ दिया। आप क्लियर रेफरेंस दे रहे हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में उनके मुश्किलात हैं, लिहाजा वो जो इनको जो सहारा मिला था, सही सहारा निकल। आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपने यू हैव नॉट मिन्स्ड योर वर्ड्स, आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस सर। लेकिन बात ये है कि आप फिर उनसे राब्ता ना करें ना, क्योंकि फिर आप भी इंटरवेंशन में मदद कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई। हमारा राब्ता पाकिस्तान की आवाम के साथ है। ठीक है जी आमिर साहब, आवाम के पास अपना केस अच्छा जी, मैं सर आपसे अर्ज ये है कि अभी ये नई तंजीमें बनी है, आप माशाल्लाह उसमें भी यू हैव अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फॉर योर पार्टी। इतने संगीन इल्जामात हैं, अगर आपको लगता है कि टिकटों की तकसीम गलत थी, पैसे पकड़े हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, उनकी सरजनिश क्यों नहीं हो रही? कोई पेनल्टी नजर नहीं आई? ये तो अब थोड़ा हम डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक, क्योंकि उसका जवाब बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इनको तो पहले ये भी नहीं पता गालबन के KPK में सबसे ज़्यादा वोट जिन जमात ने हासिल किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये जो बात नून और पार्टी की तो बात इसलिए ना करें, बेचारे इनका तो किसी KP के अंदर कहीं दूर भी नंबर्स नहीं आई नहीं, बल्कि टेक्निकली स्पीकिंग दे आर एक्चुअली आउट। और नंबर जो लोग देखें, अगर वोट को ताकत दो तो हाईएस्ट वोट टेकर है PTI, ठीक है? ये प्लीज, ये लेट्स बी क्लियर। रेशो क्या बनी, वो सीटें 3-4 कम क्यों हुई, वो एक अलग बात। हाईएस्ट वोट्स आर विद PTI। नंबर 2, अच्छा ये इनको क्यों दे, बहुत अरसे से, क्योंकि उस गेट नंबर 4 का टीका नहीं लगा हुआ, तो वो एक बेचैनी और बेताबी तो है उसमें, ज़ाहिर है नेचुरली, ये कुदरती बात है, इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है। लेकिन रेस्ट एश्योर कि ये जो इन्होंने सारी, वो खैर पीछे बहुत सारी बातें कर दी मेरे भाई ने, लेकिन ये आपको बता दूं, ये जिनकी मुस्कुराहटें ये बड़ी आर्जी और मुख्तसरन किस्म की हैं। और अभी ये जमातें, इनको भी समझना होगा, ये जमातें रीजनल रह गई हैं। अब मिसाल तौर पे ये जो PDM बनी है, इनकी बेसिक कोशिश थी कि हम जो डिफरेंट शहरों की या डिफरेंट इलाकों की जमातें मिल के शायद एक नेशनल जमात बना लें, जो कि PTI अल्हम्दुलिल्लाह है। इस वक्त हमारी 6 हुकूमतें अल्लाह के फजल करम से, और हम उनको बिल्कुल एक नेशनल पार्टी अगर कोई है तो PTI की है। एक सिंध की महदूद है, अगर एक KP में महदूद है, एक सेंट्रल पंजाब के अंदर थोड़ी बहुत
महदूद है। सो दे अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी हरकत और सकनात और जो 70 साल जो डैमेज किया इस मुल्क को, उसकी वजह से श्रिंक होकर बहुत महदूद हो गए। लेकिन आमिर साहब ये तो है ना, आपने वो तो आपका कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस हो, इस दफा ये एलजी इलेक्शंस हो, जिमनी इंतखाबात हो, उनमें ऑपोजिशन को लोगों ने मैंडेट दिया। वी हैव टू बी वेरी क्लियर, जिमनी इंतखाबात में सारी की सारी वो सीटें थी जिस पे ये जीते हुए थे और इन्हीं के लोगों ने खाली की थी। हमारी कोई सीट ऐसी नहीं थी जो खाली की हो। और क्लैरिटी कर लें, क्योंकि इनका अगर आप नंबर्स देखेंगे आपको नौशहरा की नहीं, नौशहरा की मैं वो तो आपको अभी नौशहरा में रिजल्ट आ गया ना, आपने वो भी देख लें, वो अभी क्लियर हो गया। वो भाइयों की लड़ाई थी, एक चला गया, फिर भी आज वो खटक सब जीत गए। सो देखें, पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली इट कम्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हाँ होते हैं ना, ये मेरा अर्ज है लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट कि आप ये जो ख्वाहिशात देखें, इनको इतनी ज्यादा डेस्परेशन है कि अभी ये खत्म हो जाए और हम फौरी तौर पे आ जाए, ये नहीं हो सकता। ये अभी अल्लाह का करम है। क्लियर आमिर साहब, एक इस पे ये सवाल तो बनता है ना कि अभी जावेद साहब कह रहे हैं कि रियलाइजेशन आ गई है, उन लोगों को पता चल गया और वो लोग अब पीछे से हट गए, ये बात क्लियर की है जावेद साहब ने, ऐसा कुछ है? नहीं, ये देखिए, मैंने वही कहा ना, जैसे इनको उम्मीदें थी कतरी खत से, जैसे उम्मीदी थी इस एफिडेविट से, इसी किस्म की एक उम्मीद है इनको एस्टेब्लिशमेंट से, जो कि एक उम्मीद है। और ये उम्मीद होती है जब आप ऑपोजिशन में होंगे तो डेस्परेट होते हैं, और हर चीज़ आपको उम्मीद, वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ये इशू है। वोट वाली ये जो बाकी पहले इनका नारा था जी वोट को इज्जत दो, ये वो तो वैसे ही आपने जैसे जिक्र किया, वो तो ऐसी गपशप ही थी ना। तो अभी जो उनकी ख्वाहिशात हैं और जो उनकी उम्मीदें हैं वो तो ऑलरेडी पाश हो चुकी हैं। लेकिन तो पार्टी देखें, ये जब जेयूआई को मैंडेट मिला, अनफॉर्चुनेट है, कुछ जगहों पे इनकी सीट एडजस्टमेंट भी थी वहां पर। नो, ये भी लड़े हैं, एक सीट पे लड़े हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। सरदार मोहम्मद यूसुफ कल आए थे, उन्होंने ये बात कही थी हमें कि हमने तो काफी जगहों पे सीट एडजस्टमेंट की थी, पेशावर पे भी उन्होंने ये बात की है। 70 सीटों में अगर आप ये कहेंगे कि 3 सीटों पे हो गया, दे हैव लॉस्ट इट, और अगर लॉस किया है तो इन्होंने 3 सीटें टोटल जीती हैं और दे डिडंट विन। और नंबर वोट के नंबर देखें, लास्ट लाइन फ्रॉम एवरीबॉडी, दोनों से आखिरी जुमले, पार्टिंग सेंटेंसेस, फिर हम ये सेगमेंट क्लोज करते हैं। जावेद साहब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमें लॉस जरूर हुआ है, हमें बहुत तवक्को से ज़्यादा हमारा लॉस हुआ है, हमारे टिकट गलत हुए हैं, हमारी पार्टी ने इस पर एक्शन ले रही है। लेकिन हमारे लॉस का ये मतलब नहीं है कि हमें लॉस हुआ है तो पीटीआई को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पीटीआई तो हुकूमत में थी, इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये दावा करती थी कि हमारा बेस लाइन है, बल्दियाती इंतखाब में बुरी तरह इनको शिकस्त हुई है। हाँ, हमें भी बहुत ज्यादा शिकस्त हुई है, हमारे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ये आप माशाल्लाह कैंडिड हैं, अपने जमात से ताल्लुक रखने वाले। सर, आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड यू फॉर दिस, लेकिन आपको पता है बाय एंड लार्ज आपकी जमात से कोई भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा या कन्फेस नहीं कर रहा कि इस दफा बल्दियाती इलेक्शन में आपको तो कुछ नहीं ऐसा सच मिला ना, जेयूआई की जीत हुई है। जी हाँ, ठीक बात है। मैं कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी यही है। आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस जी। अच्छी, और हमारे टिकटों के ऊपर हमारी उस तरह नहीं हुआ है, हमारा वर्क उस तरह नहीं हो सका। हमारी लीडरशिप ने इस मामले पे जरूर अब एक्शन करेंगे, कमेटी बनाएंगे, देखेंगे। हमारी भी खामियां हो सकती हैं, मैं नहीं कहता कि हम सारे, लेकिन मसला क्या था कि जो लोग इक़्तिदार में थे, जो दावे करते थे, जो कहते थे कि हमें बहुत बड़ी पता है, उनको बड़ी अपना शिकस्त है, जरूर हुई है। राइट, आमिर साहब देखिए, मैं ये पार्टी लास्ट सिंपल है कि इंशाल्लाह ये मैं अपने पार्टी की बात करूंगा, कोई एक्शन होगा सर इस पे? यही जहाँ पे खराबी हुई वहाँ पे डेफिनेटली एक्शन होता है। पीएम साहब की कौन सी औलाद और मफाद की सियासत है? हमारी कोई पार्टी में कौन सी बादशाहत है? ना वो अपने रिश्तेदार लाए ना खड़े किए, वो इस तरह थोड़ी ना होती, काफ नून मीम नाव की तरह तो नहीं है। इससे पार्टी विदाउट आए हैं ना सर, रिश्तेदार भी आए हैं, पैसा भी चला है, इसी इल्जामात पे तहलील हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट माय लीडर। कभी भी उन्होंने अपनी औलाद और मफाद की सियासत नहीं की। हर पार्टी में औलाद और मफाद की सियासत है। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। राइट, ठीक है नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दैट। और बड़ा इंटरेस्टिंग आज हमारा ये पहला सेगमेंट रहा, इसमें हमने काफी सारी बातें की और तकरीबन सभी कुछ हमने इस वक्त जो दर्जा हरारत बढ़ाने वाले मामला आते सियासत के वो डिस्कस किए। थैंक्स टू जनाब आमिर कियानी और जावेद अब्बासी साहब जो हमारे साथ स्काइप पे थे। ब्रेक पे चलते हैं, सी यू लेटर। वेलकम बैक नाजरीन, अगले सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ओमिक्रॉन का पहला केस अब इस्लामाबाद में सामने आया है
और इसके बाद अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है पता करने के लिए कि इसका आगे खुदा न खास्ता कोई एक्सटेंशन ना हुआ हो या इसका कोई स्प्रेड ना हुआ हो। नाजरीन, इसमें सिर्फ इसकी हिस्ट्री ये है कि 13 दिसंबर को पहली मरतबा पाकिस्तान में ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ था, जो कि कराची से एक खातून में ये पाया गया था, और उसके बाद से फिर कराची में ही कुछ केसेस आए, और अभी भी जो इस्लामाबाद में जो ये केस आया है स्पेसिफिक इस इंडिविजुअल के लिए बताया जा रहा है कि इनकी कोई बैनुल अक़वामी कोई बैरून मुल्क इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कराची से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। तो लिहाजा मोस्ट लाइकली ये कि इन्होंने कराची से ही ये जो वायरस है ये कॉन्टैक्ट किया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से नाजरीन काफ़ी व्यूज़ सामने आए। पहले तो बताया गया कि इसका स्प्रेड ज़्यादा है और ज़्यादा मोहलिक भी है ये एज़ कम्पेयर टू द डेल्टा वेरिएंट, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स बैनुल अक़वामी सतह पर शाया हुई कि शायद ये उतना मोहलिक नहीं है जितना कि डेल्टा वेरिएंट था। खैर, इसमें अभी भी जो तहकीक है वो चल रही है, और काफ़ी बैनुल अक़वामी जो एक सतह है वहाँ पर हमने देखा है, बिलखुसूस यूरोप में, बरतानिया में जो पाबंदियाँ हैं वो मज़ीद सख्त से सख्त तरीन होती जा रही हैं, और ओमिक्रॉन के आने से एक ये भी खदशा बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स पर बर्डन बढ़ गया है। रोज की बुनियाद पर लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। यूरोप, बरतानिया इन पर्टिकुलर वहां पर हालात ज्यादा संगीन है, और हो सकता है ये कि एक दोबारा लॉकडाउन की जानिब जाया जा सकता है, कंप्लीट लॉकडाउन में, एटलीस्ट एज फार एज यूके एंड यूरोपियन यूनियन इज कंसर्न। लेकिन पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है और वैसे इसके क्या स्पेक्स, तमाम चीज़ें जानने के लिए डॉक्टर हसन उरूज आज मेरे साथ यहाँ इस सेगमेंट में तशरीफ फरमाएं, डीजी हेल्थ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी के लिए, तशरीफ आवरी के लिए। फरमाइएगा, एक तो पाकिस्तान स्पेसिफिक अभी तक क्या हमारे पास डिटेल्स हैं, क्या इसका स्प्रेड है, और कितने अभी तक केसेस डेली की बेसिस पे आ रहे हैं कोविड के, इस्लामाबाद में बिलखुसूस क्या सूरत हाल है? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके मदऊ करने का। कोरोना के ओवरऑल केसेस में कमी आई है, यानी आप देखिए कि पिछले 3 से 4 माह में जो हम काफ़ी ऊपर जा रहे थे, 1%, 2%, इवन 5-6% तक चला गया था, अब 1% से कम है, और 0.8% लास्ट की थी, उससे पहले 0.6 थी, उससे पहले 0.9 थी। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ रीजनेबली बहुत अच्छा कंट्रोल है कोरोना में। अब जब ये नया वेरिएंट जो आया है, ये जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि ये बुनियादी तौर पे सबको पता है कि साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ और अब मोर देन 89 कंट्रीज़ में ये स्प्रेड कर चुका है। ये होना था, हम सर्दी, जिस तरह मैं अपने पहले भी गुफ्तगू में बताता रहा हूँ कि ये सर्दियों का वायरस है, जिस तरह डेंगू जो है वो गर्मियों का वायरस है। तो सर्दियों में हमने देखना था कि ये वायरस जो है ये किस कदर फैलता है और इसकी बाकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। तो पहला केस कराची में आया, दूसरा केस आज डिटेक्ट हुआ है इस्लामाबाद में, और उसकी डेफिनेटली एक कांटेक्ट की हिस्ट्री भी कराची से ही ट्रेस हो रही है, विच इज़ वेरी नेचुरल। अब सिलसिला ये है कि जो ओमाइक्रॉन है, इसमें जितना डाटा अभी तक अवेलेबल है, विच इज़ अ बिट अर्ली, वो यही बताता है कि ये फैलता बहुत तेज़ी से, लेकिन इसकी शिद्दत बीमारी की उतनी सख्त नहीं होती जितनी पुरानी डेल्टा, अल्फा और पुराने कोविड के वायरसेस की हो चुकी है, जिसमें मरीज़ बड़ी शदीद अलालत के साथ हॉस्पिटलाइज भी होता है, और कई बार वो आईसीयू में भी पहुंचे हैं, और आपको पता है कि यूरोप और अमेरिका में कितनी ज़्यादा अमवात भी हुई हैं। सो ओमाइक्रॉन के बारे में अभी तक खुशखबरी ये है कि ये इतना ज़्यादा शदीद हमला सेहत पे नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरी एनालिसिस है हिस्टोरिकली, अगर आप इस वायरस को ट्रेस करें तो हमें मिड जनवरी और लेट जनवरी तक का जो डाटा जब आ जाएगा, उस वक्त हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे तज्जिया करने की कि इस वायरस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सेहत पे मुज़र असरात हैं, वो किस कदर शदीद होते हैं। वैक्सीन के हवाले से भी बताइएगा डॉक्टर साहब, वैक्सीन इसके ऊपर कितनी मौसर हैं, और अभी तक तो जो बूस्टर शॉट्स हैं वो पाकिस्तान में एटलीस्ट तमाम आबादी के लिए उन्होंने नहीं आई थिंक स्पेसिफाई किए, 50+ को शायद इस वक्त बूस्टर्स का कहा जा रहा है, और 60+ को तो काफ़ी जो हमारी जो मेजॉरिटी अडल्ट पॉपुलेशन है उनके लिए नहीं है अभी तक ये बूस्टर्स। जी देखें, पहला सवाल आपका बहुत ही अहम है, और वो ये है कि वैक्सीन की अफादियत क्या है। देखिए, वैक्सीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन अवेलेबल हैं, 7 से 8 वैक्सीन दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें फाइज़र की हुई, मॉडर्ना की हुई, पाकिस्तान में साइनोवैक्स, साइनोफार्म
और कैंसाइनो वगैरह भी लगाई गई है। वैक्सीन का सिलसिला ये है कि एक वैक्सीन जब तैयार की जाती है, ये समझने वाली बात है, तो वो एक वायरस के मुख्तलिफ जो उसके स्पाइक्स होते हैं उनको जाके कंट्रोल करती है। करेक्ट। अब हमें अभी तक चूंकि ओमाइक्रॉन एक तज्जियाती दौर से गुजर रहा है, लेकिन जो अब तक का डाटा अवेलेबल है वो यही बताता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी वो 10 गुना कम इफेक्ट हुए हैं एज कंपेयर टू जिनको वैक्सीन नहीं लगी। आई सी। ये चीज जाहिर करती है कि वैक्सीन की अफादियत है, चाहे कोई भी वायरस का वेरिएंट या किस्म आ जाए। और तमाम वैक्सीन की अफादियत है। तमाम वैक्सीन की अफादियत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर वैक्सीन लगे हुए इंसान को कोरोना हुआ भी है तो उसकी शिद्दत बहुत कम रही है। यानी मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जानने वाले हैं, जिनको वैक्सीन लग चुकी, उसके बाद कोरोना भी हुआ लेकिन बहुत माइल्ड सा हुआ। तो समझता हूँ कि ये वैक्सीन की बड़ी अहम अफादियत है। और दूसरा आपका सवाल ये था कि बूस्टर्स जो हैं, बूस्टर डोज बहुत अहम है। कोई भी वैक्सीन आप उठा लें, वो बहुत कम वैक्सीन हैं जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती हैं। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी से मुराद है पूरी ज़िंदगी आप उस बीमारी से बच सकते हो, लेकिन आपको बूस्टर्स की ज़रूरत, बूस्टर से मुराद है कि दरमियान में आपको एक ऐसी और उसी वैक्सीन की ज़रूरत, टीके की ज़रूरत पड़ जाए जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा देगी। करेक्ट। तो इसकी अर्जेंसी कितनी होनी चाहिए और कितनी है दरअसल? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह बतदरीज खोलता जाए लोगों की एलिजिबिलिटी, अभी 60 साल से ज़्यादा और 6 महीने तक हो चुके हों आपकी पहली वैक्सीन लगे हुए, तो वो लोग एलिजिबल हैं। डेफिनेटली इसमें डिमांड एंड सप्लाई का भी मसला है कि हमारे पास पाकिस्तान में या किसी और मुल्क के पास कितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं। दरअसल तो ये बॉटलनेक है। ये भी एक बॉटलनेक है बिल्कुल, क्योंकि हमने देखें जनरल पॉपुलेशन को भी कवर करना है जिनको बेसिक वैक्सीन लगनी है। राइट, यस, वो ज्यादा प्रायोरिटी है। Exactly. और अच्छा, तो बूस्टर्स ये कि आप समझते हैं कि इसके बाद दीगर एज ग्रुप्स के लिए भी ओपन अप कर दिया जाएगा? जी इंशाल्लाह, 60 बिलो। बिल्कुल वो ओपन अप होगा, क्योंकि बूस्टर्स की हर एज ग्रुप को जरूरत पड़ेगी। बूस्टर भी स्पेसिफिक उसी वैक्सीन का होना चाहिए या फिर कोई मुख्तलिफ भी बूस्टर लग सकता है? जी, बूस्टर आप उस वैक्सीन की भी लगा सकते हैं और डिफरेंट वैक्सीन की भी लगा सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च कहती है कि बूस्टर आप दूसरी वैक्सीन की लगाएं तो उसकी ज़्यादा अफादियत होती है। जिस तरह फाइजर मॉडर्ना की बूस्टर्स बहुत कॉमनली लगाई जा रही हैं आजकल, और इसकी अफादियत डबल हो जाती है। राइट, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस डॉक्टर हसन उरूज। नाजरीन, हमने ओमिक्रॉन और इस वक्त जो पाकिस्तान में उसका स्टेटस है, बिलखुसूस इस्लामाबाद में, उसके हवाले से डीजी हेल्थ इस्लामाबाद डॉक्टर हसन उरूज से बात की। ज़्यादातर दुनिया एक लॉकडाउन की तरफ, ख़ासतौर पर यूरोप और बरतानिया में, क्योंकि सूरत हाल खासी संगीन है, तो वहाँ पर एक लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में, जैसे कि आपने सुना, कि अल्लाह का शुक्र अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और कोविड के ऊपर ओवरऑल बहुत अच्छा काबू पाकिस्तान में हमने पाया है। सिर्फ ये कि ये सिचुएशन ऐसे ही रहे और अल्लाह हमें इसी तरह से मुस्तहकम रखे हमारी इस कोविड के खिलाफ जंग में, तो इंशाल्लाह हमें भी किसी इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी सख्ती की तरफ जाएं, सोशली स्पीकिंग, और किसी खुदा न खास्ता लॉकडाउन की तरफ बढ़े। अभी तक सिचुएशन अच्छी है, लेकिन ये कि हम तमाम को अभी तक अपना ख्याल रखना है, और जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उन्होंने फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन करवानी है। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।